गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संदीप सर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस क्लास के अंदर क्लास 12th के अंदर फिजिक्स। और फिजिक्स का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल 14 चैप्टर हैं। मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सवाल कराऊंगा। आपको स्टूडेंट जो कुछ भी समझाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, बस आपको इस तरीके से सीखना है कि एक बार में ही आपको दिमाग के अंदर आपके सेट हो जाए, आपको बार बार ना पढ़ना पड़े चीज़ को बार बार। तो स्टूडेंट्स आप मुझे अपना 100% देंगे और मैं आपको देने वाला हूँ अपना 100%। सभी विद्यार्थियों का फोकस पूरा मेरी बात पर रहेगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप सभी। तो आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2, वो भी एनसीईआरटी बुक के अनुसार। बच्चों कौन सी बुक के अनुसार? एनसीईआरटी बुक। बजट चैप्टर 2 का नाम है आपकी स्थिर वैद्युत विभव तदर्था। तो आप पढ़ने जा रहे हैं आज स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 और ये पार्ट 1। ठीक है बच्चों, ये पार्ट 1 है चैप्टर 2 का। आज हमको उन सब पॉइंटों को पढ़ना है, बेसिक पॉइंट है हमारे लिए। इस पार्ट में स्टार्टिंग से सिखाए जाते हैं हमको बच्चों फिजिक्स की जान क्या है। बच्चों फिजिक्स की जान होती है, वो होते हैं फिजिक्स के अंदर आने वाले सूत्रों की मात्रक और न्यूमेरिकल। इन दो बातों पर बच्चों विशेष ध्यान देना। पहला होता है फिजिक्स का मात्रक और दूसरी बात होती है फिजिक्स के सवाल। इन दोनों चीजों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों, बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। सुनते हैं बच्चों टॉपिक नंबर 1 अपना पढ़ते हैं स्टूडेंट। टॉपिक नंबर 1 बच्चों हमारे पास होता है कि वैद्युत विभव। क्या होता है? वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखेंगे स्टूडेंट्स। बहुत आसान टॉपिक है, गारंटी है आपको अभी अभी याद हो जाएगा। इस क्लास को अटेंड करने के बाद बहुत ही आसानी से याद होगा और अब कभी नहीं भूलेंगे। बस पूरा मोटिव रखना है मेरे पास। बच्चों ध्यान देंगे, हमारे पास ये एक वैद्युत क्षेत्र है बेटा। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। हमारे पास ये एक वैद्युत क्षेत्र है बच्चों। हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि बच्चों एक आवेश हमारा मान लो कि यहाँ पर रखा हुआ है Q0। ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की मान लो अनंत। बच्चों दूरी कितनी है? अनंत दूरी है। किसी भी परीक्षण आवेश को बच्चों, किसको? किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से, किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। दोबारा सुने सभी स्टूडेंट्स, अनंत पर रखे हुए किसी भी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक, इसके अंदर कहीं भी ले आओ, कहीं भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे, जब हम सभी लोग, काफी सारे बच्चे छोटे होते हैं ना, छोटी क्लासों में स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल खींच के ले जाते हैं। समझते हो आप? पेरेंट्स उन्हें क्या करते हैं? खींच के स्कूल ले जाते हैं और स्कूल गेट में छोड़ा है या रूम में छोड़ा है, फिर तो मास्टर को सुनना ही आपको, क्या पढ़ने को नहीं आ रहे हो। तो कहने लग क्या है, उस फील्ड के अंदर कहीं भी ले आके छोड़ दो, कहीं भी लाके, है ना। तो अनंत पर रखे हुए किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में, बड़ा किसी भी पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। तो किसी भी स्थिर वैद्युत आवेश को या वैद्युत परीक्षण आवेश को
आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में, किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं, उसे वैद्युत विभव कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल परिभाषा हो गई स्टूडेंट्स, सभी ऑफलाइन वाले बच्चों को लिखना है, इंक्लूडेड आर्यन। तो बच्चों ये हमारी परिभाषा हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं सूत्र क्या है इसका। बच्चों सूत्र होता है V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0। बच्चों V माने होता है हमारा विभव, V माने हमारा क्या होता है, विभव। वोल्टेज होता है हमारा वोल्टेज। W माने बच्चों हमारा होता है कार्य, W माने हमारा क्या होता है, कार्य। और Q0 माने बच्चों होता है हमारा परीक्षण आवेश। Q0 माने स्टूडेंट हमारा क्या होता है, परीक्षण आवेश। बच्चों विभव की जान क्या है, जान माने मात्रक। विभव का बच्चों मात्रक होता है वोल्ट, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। टॉपिक में बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि परिभाषा क्या है उसकी, परिभाषा के साथ साथ सूत्र क्या है, सूत्र के सिंबल क्या है, और सिंबल के साथ साथ बच्चों इसका सवाल क्या हुआ, न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल क्या है। सपोज अगर हमको वोल्ट का मान दे दिया है उसने, सॉरी कार्य का मान दे दिया 100 जूल, हमें कार्य करना पड़ता है एक इलेक्ट्रॉन को लाने में। बच्चों किसको लाने में, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से लाने में। तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि विभव क्या है, क्या बताना है, विभव क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी एक एक बात को ध्यान सुनेंगे और समझेंगे तो गारंटी लेता हूं आपकी मैं कि आप 100% अच्छा इसको तैयार कर लोगे। बस आपको मेरी बात सुननी है बच्चों, और ध्यान से समझना है। मेरे साथ साथ आप एक नोटबुक, एक पेन और बुक लेके बैठा करें हमेशा। तो जो सूत्र हमारा क्या था, B बराबर W/Q, W का मान 100 था, Q का मान 1.6, 10 टू की पावर माइनस का 19। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट आएंगे ऊपर हो जाएगा 1000 बटे 16 गुणा 10 की घात 19, भाग देखिए आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, काय में आ जाएगा, वोल्ट में। क्लियर हो गया? तो इस तरीके का हमारा ये स्टूडेंट कॉन्सेप्ट था कि पहला टॉपिक था वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव जब किसी अनंत पर रखे हुए, अनंत पर रखे हुए किसी भी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही वैद्युत विभव कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको? और आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसे पढ़ने वाला स्टूडेंट्स हो गए, तो अगला टॉपिक सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों अपना, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों होगा, नेक्स्ट टॉपिक ये वाला है, इसी का एक भाई है, वो भी इसी से बच्चों मिलता जुलता हुआ एक टॉपिक है। जैसे मम्मी कहती है ना, तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। कई बार होता है ना कि दोनों बच्चे ऐसा बोलते हो, उन्हें कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो जो टॉपिक नंबर हमारा सेकंड आने वाला है, वैद्युत विभवांतर। बच्चों क्या आने वाला है, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे बेटा कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, देखो कई चीजें तो ऐसी होती हैं बच्चों जो नाम से ही पता लग जाती हैं, जैसा नाम वैसा काम। जैसे कि यहाँ देख रहे हो बच्चों, वैद्युत माने हमें समझ में आता है वैद्युत क्या है। यहाँ लिखा बच्चों वैद्युत और विभवांतर, विभवांतर। तो जो विभवांतर का मतलब है विभव में अंतर। बच्चों क्या मतलब है इसका, विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब बच्चों मेरा क्या है,
विभव में अंतर कहलाता है विभवांतर। बेटा क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। बहुत सिंपल। जैसे कि स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे मेरी बात पर। जैसे कि चिंटू यहां ध्यान देना, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। जैसे कई बार आपने देखा है कि जब मम्मी आपको स्कूल लेके जाती है, बाबा आप झटके मारती हो, मैं मत जाऊंगा, जी हो जाएगा, झटके मारते हो, है ना? उस फील्ड के अंदर हो आप। किसके अंदर? कॉलेज के अंदर हो, अपने स्कूल के अंदर हो। छोटे बार ये होता है, बच्चे ने देखा कि बाबा फीस जमा करने आए, तुरंत पीछे बढ़ जाएगा, बाबा मैं चलूंगा, तुम्हारी शादी चलूंगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आवेश है, लेकिन हमें क्या करना है बच्चों से? एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके जाना है। ठीक है? आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, लेकिन उस आवेश को एक बिंदु से, मान लो कि आप बच्चों कि हमारा आवेश यहाँ रखा है, ठीक है, ए पॉइंट पर आवेश लगा है क्यू, और इस आवेश को पॉइंट बी पर लेके जाना बच्चों। तो यहां से यहां तक लेके जाऊंगा। ऐसा करने में जो वर्क करना पड़ता है बच्चों, उसे ही कहते हैं वैद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके मेरे पास मान लो पास ये बुक होती है ना, और ये रूम में रखी होती है, रूम के अंदर। कहाँ रखी होती है स्टूडेंट्स? रूम के पास रखी होती है आपकी। अगर ये रूम के पास रखी होती और आप उठाते इसे बैग के अंदर पैक करते, तो वो वर्क करना पड़ता, नहीं करना पड़ता वर्क। तो वो वर्क आपके लिए क्या बन जाता? वैद्युत विभवांतर। बेटा क्या बन जाता? वैद्युत विभवांतर बन जाता। तो छात्रों ध्यान देंगे आप, वैद्युत माने बी, बच्चों अंतर करना है। क्या करना है? अंतर। तो इसे कह देंगे डीबी। क्या कह देंगे? डीबी या डेल्टा बी बच्चों। तो इसका सूत्र पहले देखते हैं बच्चों। सूत्र क्या है? डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। माने वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हुए किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो परिभाषा हम लिखा देते हैं आपको इसकी। परिभाषा क्या बच्चों? परिभाषा है इसकी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, बड़ा कहां पर? वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बच्चों से क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे डेल्टा बी से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों कैसे किया जाता है? डेल्टा बी से प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मूला बच्चों आपका ये लिखा हुआ है, परिभाषा आपकी ये लिखी हुई है, और इसे हम कैसे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा बी के द्वारा। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? डेल्टा बी के द्वारा करते हैं। और यहाँ बच्चों डेल्टा बी माने हमारा क्या है? विभवांतर। डेल्टा बी माने, डब्ल्यू माने बच्चों हमारा क्या है? डब्ल्यू माने हमारा कार्य है, और क्यू नॉट माने बच्चों हमारा क्या है? क्यू नॉट माने हमारा परीक्षण आवेश। क्यू नॉट माने स्टूडेंट हमारा क्या है? परीक्षण आवेश। डेल्टा बी हमारा विभवांतर है, डब्ल्यू हमारा स्टूडेंट्स कार्य है, और क्यू नॉट हमारा क्या है? परीक्षण आवेश। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है ना? ओके बच्चों, अपने दो टॉपिक क्लियर कर लिए अपने, एक वैद्युत विभव और अगला वैद्युत विभवांतर। बच्चों अगर बच्चों हमसे पूछा जाए इसका मात्रक क्या है, बच्चों इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक बच्चों फॉर्मूले से बनाते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम। तो बच्चों आंसर हो गया जूल प्रति कूलम। क्या हो गया? जूल प्रति कूलम। सेकंड पॉइंट बच्चों,
इसका एक और मात्रक है बच्चों, वैज्ञानिक के नाम पे बना है बोल्ट। तो बोल्ट भी आपका मात्रक है, और भी इसके मात्रक होते हैं बच्चों, बट जनरली आपको दो तो याद रखने ही रखने, कम से कम बच्चों ये दो मात्रक तो आपको कम से कम याद रखने ही है। पहला बच्चों जूल प्रति कूलम, और दूसरा हमारे पास क्या है, बोल्ट। बड़ा दूसरा हमारे पास क्या है, बोल्ट होता है। क्लियर है ना। और स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर छात्रों कोई समस्या आपकी है, पढ़ाई से संबंधित बच्चों आपकी कोई समस्या है, आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, हमसे जितना होगा उतना हम आपके लिए हमेशा करेंगे बच्चों। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं रब करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो वैध व्यव सीख गए आप बच्चों, वैध विवांतर भी आपने पढ़ लिया बच्चों। क्लियर है ना, हाँ या ना, सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं बच्चों को। ओके स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। बस स्टूडेंट्स आपको मेरे साथ लगातार जुड़ा रहना है, ठीक है, और हर क्लास को अटेंड करना है। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब बच्चों हमको ये समझना है टॉपिक में कि वैद्युत व्यव और वैद्युत विभवांतर में अंतर क्या है। अभी मैंने आपको दो टॉपिक सिखाए थे, एक सिखाया है वैद्युत व्यव और एक सिखाया है वैद्युत विभवांतर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमको इस बात को समझना है बच्चों कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ध्यान देना आप लोग बच्चों, डिफरेंस ये है वैद्युत विभव एवं वैद्युत विभवांतर। बच्चों वैद्युत विभवांतर में अंतर, वैद्युत विभवांतर में अंतर। बच्चों कैसे करेंगे अंतर डिफाइन हम, तो सभी छात्र इस बात का आंसर देखेंगे और पूरी बात को प्रैक्टिकली समझेंगे बच्चों। एक हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र बच्चों, और एक हमारे पास है एक है वैद्युत व्यव और एक है बच्चों हमारे पास वैद्युत विभवांतर। बच्चों क्या है, वैद्युत विभवांतर। इनमें क्या अंतर एवं समानता, दोनों बातों को समझते हैं बच्चों, ठीक है। क्या क्या इनमें चीजें कॉमन है, जैसी हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग है इनमें, ठीक है। इन दो बातों को हम समझेंगे स्टूडेंट्स कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में क्या अंतर होता है और क्या समानता होती है। स्टूडेंट्स मेरी बात को बस ध्यानपूर्वक सुनना। पहला पॉइंट बच्चों, नंबर एक, वैद्युत विभव जो होता है बच्चों, वैद्युत विभव आवेश को अनंत से लाया जाता है, आवेश को अनंत से लाया जाता है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर बच्चों अनंत से लेके आते हैं, जबकि इसमें क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, बड़ा कहां पर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश की स्थिति में परिवर्तन, आवेश की स्थिति में परिवर्तन होता है बच्चों। पहली बात ये, दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस है बच्चों, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। बड़ा क्या होता है, वोल्ट होता है। बच्चों इसमें भी यही समानता है कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक, बच्चों किसका, वैद्युत विभवांतर का मात्रक बच्चों वोल्ट होता है। क्या होता है, मात्रक वोल्ट होता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट समझते हैं स्टूडेंट्स हम सभी। अगला पॉइंट हमारे पास बच्चों थर्ड पॉइंट, वैद्युत विभव का सूत्र बच्चों क्या है, B बराबर W/Q या Q नॉट। बच्चों एक ही बात है, Q या Q नॉट एक ही बात होती है, बस वो हमारा आवेश है, टेस्ट चार्ज है बच्चों। और थर्ड पॉइंट समझो, वैद्युत विभवांतर का सूत्र, वैद्युत विभवांतर का जो सूत्र होता है इसमें, वो डेल्टा V बराबर
W/Q। बच्चों ये डिफरेंस है इनमें, समझते हैं, समानता भी है और कुछ अंतर भी है। क्लियर है बच्चों? इन 3 बातों को आप याद रखना हमेशा। लाइफ में एग्जाम में आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल, कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में क्या अंतर होता है बच्चों। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में क्या डिफरेंस होता है। समझ आ गया होगा उम्मीद है छात्रों आपको। एक डाउट, कोई भी डाउट नहीं बनेगा जब बच्चों मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी टॉपिक को भूल ना पाओ। कोई भी ऐसी चीज ना हो फिजिक्स के अंदर जो आपको आती ना हो और आपके जिससे कि आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाए एग्जाम में, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अपना टॉपिक। आपने वैद्युत पढ़ लिया, वैद्युत विभवांतर पढ़ लिया और मात्रक पढ़ा दिया, आवेश पढ़ा दिया बच्चों इसका। अब बच्चों हम ये समझते हैं अगला पॉइंट अपना कि अगला टॉपिक जो हमारे पास टॉपिक है एक नंबर के लिए वैद्युत विभव एवं वैद्युत विभवांतर। बच्चों वैद्युत विभव एवं वैद्युत विभवांतर की विमा। बच्चों 1 नंबर में आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपका कि वैद्युत विभव एवं वैद्युत विभवांतर की विमा क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है स्टूडेंट्स, इस बात पर ध्यान देना है। तो डायमेंशन जो होती है वो आपको याद नहीं करनी है। विमा जो होती है वो याद नहीं की जाती है। याद करने वाली इसमें चीज होती है मूल राशियां, मूल मात्रक और उनकी विमाएं, उनको याद किया जाता है जिससे कि हम सवाल को सॉल्व कर सकें। तो आपका जो विमा वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा विमाएं क्या होती हैं, विमाएं कैसे निकालते हैं। तो आपको मेन मोटिव जो होता है वो मूल राशियों से होता है। कहां से होता है स्टूडेंट्स? मूल राशियों से होता है। देखते हैं बच्चों सूत्र क्या है हमारे पास, B बराबर W/Q। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि W की विमा क्या है और Q की विमा क्या है बच्चों। W की जो विमा होती है mL²T⁻²। ठीक है स्टूडेंट्स, और आवेश की विमा होती है बच्चों AT। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा बच्चों हमारे पास mL²T⁻³ और ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। 1 नंबर का सवाल आया एग्जाम में कि वैद्युत विभव की विमा क्या है या वैद्युत विभवांतर की विमा क्या है। पूछेगा तो बच्चों ये पूछ सकता है कि मात्रक क्या है। बाबू को लिखा चुका हूं पहले ही। मात्रा अगर पूछ लेगा तो जूल प्रति कूलम बच्चों बता देना या बोल देना वोल्ट। बच्चों ये दोनों ही मात्रक सही है और अलग अलग। ठीक है, ये वैज्ञानिक के नाम पर है बच्चों। कैसे है? वैज्ञानिक के नाम से। और ये बच्चों हमारा बना हुआ है फॉर्मूला से। कैसे बना हुआ है? फॉर्मूला से। एक हमारा जो फॉर्मूला से बना हुआ है और एक हमारा बना हुआ है वैज्ञानिक के नाम से। स्टूडेंट्स के लिए इतना, अगर बच्चों डाउट हो, देखो जिंदगी में टीचर को जितना टॉर्चर कर लोगे, पूछ लोगे, उतना जिंदगी में सीख लोगे। समझते हो बच्चों? तो टीचर को टॉर्चर करो, चाहे ऑनलाइन में हो, चाहे ऑफलाइन में हो, चाहे घर पर हो, कहीं भी हो, उसे जितना ज्यादा सीख लोगे उतना ही आपको इसमें फायदा मिलेगा आपको। समझते ना स्टूडेंट? टॉर्चर करने का मतलब होता है सही तरीके से पूछने का मतलब है। ये नहीं है सर पैंट उतार लेगा, ये मतलब नहीं है मेरा कहने का मतलब। समझते ना स्टूडेंट मेरी बात को? तो आगे चलते हैं बच्चों। टॉपिक आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है बच्चों, मुझे समझ आ गया ना, कोई डाउट नहीं किसी का? ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं हमारा टॉपिक। बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 2 और पार्ट नंबर 1। चैप्टर 2 की पहली क्लास है बच्चों आज ये, और पार्ट 1 पार्ट 2 आते रहेंगे इसके लगातार बच्चों। कंप्लीट पढ़ाया जाएगा आपको, है ना बच्चों। कहा जाता है कि जिंदगी में आधा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर कोई नॉलेज लेनी है तो कंप्लीट नॉलेज लो, जिससे कि भविष्य में उसका फायदा ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर आधा ज्ञान लिया है तो आपके लिए वो घातक साबित हो सकता है बच्चों। कई बार हमें आधी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, हमसे ये कह दिया है कल आपका पेपर है,
अब हमें यही नहीं मालूम फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का, क्या पढ़ के जाएंगे? ये आधा ही तो नॉलेज है कि यही नहीं मालूम सब्जेक्ट कौन सा है। या हमसे ये कह दिया आपका पेपर है, ये कब है, तो ये आधा ज्ञान नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। हमें फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी। क्या होनी चाहिए? फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों में। समझ रहे बच्चों मेरी बात को? हमें क्या होनी चाहिए? फुल इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट समझते बात को आगे? तो आपने वैद्य व्यव सीख लिया, वेदांता समझ लिया, और आगे बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विभव। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, तो आप सभी यह ध्यान देंगे। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में, रेखीय समाकलन के रूप में, वैद्युत क्षेत्र के रूप में, वैद्युत क्षेत्र। बच्चों ये आपको करके दिखाना है रेखीय समाकलन के रूप में। बच्चों कैसा? लीनियर इंटीग्रेशन। इसमें बच्चों टॉपिक आ गया है मैथमेटिक्स का। सभी स्टूडेंट इस बात पर ध्यान देंगे कि इसमें बच्चों मैथमेटिक्स आ गया है, वो भी क्लास 12th का। एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेखीय समाकलन। बड़ा क्या लिखा हुआ है? रेखीय समाकलन। माने आपको बच्चों लीनियर इंटीग्रेशन करना है। बच्चों क्या करना है? लीनियर इंटीग्रेशन करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? हमें क्या करना है? लीनियर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है थोड़ा इसके बारे में समझना, थोड़ा सा बेसिक। बच्चों आपको नॉलेज के लिए दे रहा हूं मैं, बेसिक नॉलेज। ये समस्या उन बच्चों की ज्यादा होती है जिन्होंने 12th में बायोलॉजी लिया होता है। उनको ये बात समझ नहीं आती है कि समाकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है। फिजिक्स के डेरिवेशन में ये कहां से टपक जाता है बीच में, और टपक क्यों जाता है, इसका यूज क्या है, जो मैथड फिजिक्स में भी आ जाता है। ध्यान देना जो क्यों है ऐसा, ठीक है। जो आपने हजारों बार सोचा था कि समाकलन क्या है, आज आपको पूर्ण सेटिस्फैक्शन के साथ इस बात का मैं आंसर देने जा रहा हूं बच्चों। हमारे पास बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होता है अवकलन और एक हमारे पास होता है समाकलन। बच्चों क्या क्या होता है यहाँ समझते हैं। एक हमारे पास होता है अवकलन और बच्चों एक हमारे पास होता है समाकलन। बच्चों अवकलन जो हमारा होता है, अवकलन का मतलब होता है तोड़ना। बच्चों क्या होता है? तोड़ना। और समाकलन का जो अर्थ है बच्चों, ये इसका अर्थ है, और बच्चों समाकलन का अर्थ है वो होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तोड़ना और जोड़ना बच्चों क्या होता है? तोड़ना और जोड़ना होता है। तो अवकलन का अर्थ बच्चों तोड़ना होता है, समाकलन का अर्थ हमारे पास जोड़ना होता है। स्टूडेंट्स क्या होता है? जोड़ना होता है। अब हमें समाकलन करना क्यों पड़ेगा? जब बच्चों हमें अगर कोई बड़ी चीज दी हो और उसे छोटा करना हो तो करते हैं अवकलन। अगर हमको पहले से छोटा दिया हो बच्चों और उसे बड़ा करना हो, क्या करना हो? बड़ा करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? समाकलन। इन दो बातों को सभी स्टूडेंट नोट कर लेना। इन दो बातों को सभी स्टूडेंट्स नोट कर लेना, क्योंकि कई बार हमें ये बात नहीं मालूम होती है कि अवकलन समाकलन क्या। अवकलन का जो चिन्ह होता है dy/dx, जबकि इसका चिन्ह इस तरीके का होता है। स्टूडेंट्स इस बात को आप नोट कर लें जो मैंने अभी आपको बताई है। स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स। उम्मीद है छात्रों आपको ये समझ आ गया होगा। आपको जितना समझाया गया स्टूडेंट्स, आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। समझ आ गया स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं है ना? स्टूडेंट हम जो पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग अपनी, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहे। वैद्युत क्षेत्र के लिए रेखीय समाकलन के रूप में, वैद्युत के रूप में वैद्युत विभव,
इस बात को स्टूडेंट हम सीखने जा रहे हैं अभी। आपको बस पेशेंस रखना है मेरे साथ, हर बात को समझना है, सीखना है बच्चों। स्टूडेंट नोट कर लिया क्या आपने? चलो आगे देखते हैं, समझ गए होगे स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको। आगे हमने टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक से बड़ा में भटकना नहीं है बच्चों, टॉपिक के साथ जुड़ के रहना है और एक एक बात को बहुत ही बारीकी से बच्चों सीखना है। क्या सीखना है? बहुत ही बारीकी से। बड़ा मैं आपसे ही कह रहा हूँ, ध्यान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी ऑनलाइन वाले बच्चों से ही बोल रहा हूँ मैं। तो बच्चों जैसा कि हम सब जानते हैं, जो वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों कार्य बराबर हमारा क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। हाँ या ना? बच्चों कार्य बराबर हमारा क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बेटा क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अगर हमको बच्चों बल निकालना हो, है ना, तो हम क्या कर देंगे? कार्य गुणा विस्थापन। चलो ये तो आपको मालूम ही है कि हमारा कार्य क्या होता है बच्चों? बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य हमारा क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। क्या कर दिया मैंने? बल गुणा विस्थापन। स्टूडेंट सॉरी, बोल कुछ और दिया, लिख कुछ और दिया ना। कार्य हमारा जो होता है वो क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अगर बच्चों हमको निकालना हो सूक्ष्म कार्य, क्या निकालना हो? सूक्ष्म कार्य। तो सूक्ष्म कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा? बल गुणा सूक्ष्म विस्थापन। हो गया स्टूडेंट्स? सूक्ष्म कार्य हमारा डीडब्ल्यू हो गया, बल हमारा एफ हो गया, और सूक्ष्म विस्थापन मान लो डीएस हो गया। क्या हो गया? डीएस हो गया। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बच्चों, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक बात बच्चों और है जो आप पहले जानते हैं, आपको मैंने ये सिखाया था पहले स्टूडेंट्स, कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बच्चों, क्या होती है? जो तीव्रता होती है वो होती है हमारी बल बट्टे आवेश। बच्चों क्या होती है? बल बट्टे आवेश। तीव्रता को बच्चों ई से लिखते हैं, बल को एफ से लिखते हैं, और आवेश को क्यू से। अगर हम एफ का मान निकालेंगे यहाँ से, ई क्यू आएगा बच्चों। क्या आएगा? ई क्यू। इसको मान लिया बच्चों मैंने समीकरण 1, और इसको मान लिया समीकरण 2। क्लियर स्टूडेंट्स? उसको मान लिया समीकरण 2 1। समीकरण 2 से एफ का मान रखने पर स्टूडेंट मान लगा देंगे, तो डब्ल्यू आवर क्या हो जाएगा हमारा? एफ का मान ई क्यू है इंटू एच ओ डी एस। ठीक है, इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये छोटा है डी एस, डी डब्ल्यू, डी एस, ये छोटा है। अगर हम इसका समाकलन कर दें बच्चों, क्या कर दें? समाकलन, तो ये बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे इसका कि दोनों पक्षों का समाकलन। बच्चों क्या चीज? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अगर हम स्टूडेंट समाकलन करेंगे इसका, तो डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ई क्यू इंटू डी एस। बच्चों समाकलन करने के बाद बच्चे बात रखना आप लोग, सूत्र है ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। बच्चों इसका एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी पापा। अगर ये हो लिखा हो तो पापा हो जाएगा। अगर बच्चों ये लिखा हो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी मम्मी, तो मम्मी हो जाएगा। इस तरीके से होता है कॉन्सेप्ट इसका। तो बच्चों डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा ना, जब बच्चों डी एक्स का एक्स हो जाएगा, डी पापा का पापा हो जाएगा, तो उसी तरीके से डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा बराबर। ई और क्यू बच्चों हमारे नियतांक होते हैं, तो ई और क्यू आ गया, और इंटू में बच्चों डी एस। क्लियर है? 1 इंटू डी एस रहेगा। अब लिमिट मान लो कि ए से बी तक रहेगा, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा इसमें। समझ स्टूडेंट्स? यही हमारे लिए क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा। तो बी बराबर ई क्यू, बी बराबर ई क्यू रहेगा बच्चों हमारे लिए, और लिमिट रहेगी ए टू बी 1 इंटू डी एस। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र, तो रेखीय समाकलन के रूप में आ गया बच्चों। ये कैसे आ गया है? रेखीय समाकलन के रूप में।
सभी स्टूडेंट नोट करें इसे। सभी स्टूडेंट नोट कर लिया क्या? समझ आ गया स्टूडेंट सभी को क्या? क्लियर है ना? तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं अपना टॉपिक। बच्चों पढ़ाई ऐसे करो कि आपको चीजें रटनी ना पड़े, केवल आपको उन्हें समझना पड़े, है ना? अगर हम समझेंगे तो हम दुनिया को समझ सकते हैं बच्चों, अगर हम रटेंगे तो एक किताब भी नहीं रट सकती। इसलिए बच्चों आप इस बात पर फोकस करेंगे कि आपको समझना है बेटा। क्या करना है? समझना है। कोई भी टॉपिक रटना नहीं है बेटा। क्या नहीं करना? कोई टॉपिक को रटना नहीं है बच्चों। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति। बच्चों अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? अगला टॉपिक चले गए, सभी स्टूडेंट टॉपिक लिखे अगला, वैद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति। वैद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति। बेटा क्या? संरक्षित प्रकृति। बच्चों ये समझे कि संरक्षित प्रकृति का मतलब क्या है। बच्चों संरक्षित प्रकृति का ये मतलब होता है जब हम किसी भी पर्वत में कार्य करते हैं, जब हम किसी भी पर्वत में कार्य करते हैं और वह कार्य, जब हम किसी भी पर्वत पर कार्य करते हैं और वह कार्य पर्वत पर निर्भर नहीं करता बच्चों। क्या नहीं करता है? पर्वत पर निर्भर नहीं करता है, पर्वत पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसे कहते हैं संरक्षित पर्वत या संरक्षित प्रकृति कहते हैं बच्चों। अगर हमारा कार्य पर्वत पर निर्भर करेगा तो उसे बच्चों कहते हैं हम क्या? असंरक्षित पर्वत। क्या कहते हैं? असंरक्षित प्रकृति, असंरक्षित पर्वत। जैसे कि चलो एग्जांपल लगाए, विस्थापन संरक्षित होता है, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा है लेकिन स्टार्टिंग एंड पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन दूरी पथ पर निर्भर करती है बच्चों। दूरी पथ पर निर्भर करती है जिसके द्वारा आप तय करते हैं, तो दूरी हमारे लिए क्या है? एक असंरक्षित प्रकृति की है, जबकि विस्थापन हमारे लिए क्या है? एक संरक्षित प्रकृति का है। क्या हमारे लिए? संरक्षित प्रकृति का है बेटा। कैसा है? संरक्षित प्रकृति का है। तो जानेंगे संरक्षित प्रकृति वाला होता है जब पर्वत पर किया गया कार्य, जब पर्वत पर किया गया कार्य पर्वत पर निर्भर नहीं करता है, पर्वत पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? तो उसे संरक्षित प्रकृति कहते हैं। बड़ा हमसे क्या कहते हैं? संरक्षित प्रकृति कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? संरक्षित प्रकृति कौन होता है? नॉन डिपेंडेंट ऑन पाथ, एक ऐसा फैक्टर जो डिस्टेंस पर मनुष्य के पथ पर निर्भर नहीं करता हो, वो फैक्टर हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? संरक्षित पर्वत। ऐसे पर्वत या ऐसे कार्य जो अपने पर्वत पर निर्भर नहीं करते हैं, अपने पर्वत पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें संरक्षित पर्वत कहा जाता है। बड़ा उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संरक्षित पर्वत कहते हैं। एक बच्चों हमारे पास होता है असंरक्षित पर्वत या प्रकृति। असंरक्षित पर्वत या प्रकृति बच्चों ये होता है कि जब पर्वत पर किया गया कार्य पर्वत पर निर्भर करता है बच्चों, पर्वत पर निर्भर करता है। क्या है बच्चों? निर्भर करता है, तो उसे पर निर्भर करता है तो उसे असंरक्षित प्रकृति कहा जाता है। निर्भर करता है तो उसे असंरक्षित प्रकृति कहा जाता है। पहले तो बच्चों आपको ये दो बातें आनी चाहिए
सभी बच्चों के लिए दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। हर बच्चे को ये दो बातें आनी चाहिए। पहली चीज बच्चों, हर बच्चे को ये दो बातें आनी ही चाहिए। पहला संरक्षित प्रकृति के बारे में, दूसरा असंरक्षित प्रकृति के बारे में। बच्चों वैद्युत क्षेत्र हमारा होता है वो बच्चों संरक्षित होता है, परिपथ पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। क्या नहीं करता? परिपथ पर निर्भर नहीं करता है। परिपथ जो हम इस पर काम करेंगे वो परिपथ पर निर्भर नहीं करेगा। इसीलिए बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित होता है। क्या होता है? संरक्षित होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद है छात्रों आपको ये समझ आ गया होगा क्या मैंने भी आपको समझाया है। स्टूडेंट्स क्या आपको ये समझ आ गया कि क्या मैंने भी आपको समझा दिया? क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया हमारा संरक्षी असंरक्षी क्या होते हैं, वैध भैया वैध भ्रांतर क्या होते हैं, उनकी मात्रक विमाएं क्या होती हैं, रेखीय समाकलन के रूप में वैध क्षेत्र क्या होता है बच्चों हमारा। और आगे बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान दिया करें, एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से हमें टॉपिक दिए होते हैं बहुत सारे, है ना। और इसमें हमको लगभग नॉर्मली 16 टॉपिक दिए गए हैं, जबकि मैं आपको काफी एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा बच्चों थ्योरेटिकल तो, और न्यूमेरिकल आपको इसी बुक के कराए जाएंगे, इस एनसीईआरटी बुक के। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एनसीईआरटी बुक के सवाल कराऊंगा, क्योंकि इस बुक के सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों हम सबके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। बच्चों क्लियर हो गया होगा? अब बच्चों हम पढ़ेंगे नई हेडिंग अपनी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों लिखे नई हेडिंग आप लिखे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी स्टूडेंट्स अगली हेडिंग लिखे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ा ये फोन किसका हो रहा है? बड़ा सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं बच्चों, क्या? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ा क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है आपने पढ़ा था ना, V बराबर W/Q। जब किसी परिपथ में एक जूल कार्य मतलब एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने पर एक जूल कार्य करना पड़े, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश को ले जाने में एक जूल कार्य करना पड़े तो उसके मान को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बच्चों किए गए कार्य को बोलते हैं। तो जो कार्य निकालते हैं W बराबर VQ। ठीक है, यहां पर समझाएंगे बच्चों, V का मान बच्चों हमारा 1 वोल्ट है और Q का मान बच्चों हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। Q का मान हमारा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के द्वारा त्वरित किया जाता है, जब एक कूलम आवेश को 1 वोल्ट के द्वारा त्वरित किया जाता है तो इस स्थिति में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। अब हम इसमें बच्चों मान लगा देंगे W का, 1 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कार्य है बच्चों, तो जूल में आ जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कर लेना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 10⁻⁻19 जूल होती है बच्चों। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होती है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। स्टूडेंट से नोट कर लिया क्या आपने? स्टूडेंट्स क्या आपने इसे नोट कर लिया है? स्टूडेंट्स क्या आपने इसे नोट कर लिया है? नोटबुक नोटबुक तो स्टूडेंट्स हम सभी इतना सीख चुके हैं अभी तक
बच्चों ध्यान दोगे, आपको मैंने कितना सिखा दिया अभी तक क्लास के अंदर। बच्चों नंबर 1 व्यव क्या होता है, नंबर 2 व्यवहांतर क्या होता है, नंबर 3 बच्चों संरक्षी और असंरक्षी क्या होता है, और बच्चों नंबर 4 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, और रेखीय समाकलन के रूप में, रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत क्षेत्र। बच्चों ये भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। एक व्यव एवं व्यवांतर में अंतर एवं समानता। बच्चों ये बता दिया मैंने आपको क्या अंतर होता है और क्या समानता होती है। इतने टॉपिक आपको सिखा दिए मैंने, ठीक है। इससे आगे के टॉपिक है जो आप लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे आगे के हमारे जितने भी टॉपिक है वो हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आपको बच्चों जितना मैं सिखाता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ फेयर वर्क करना है, हर दिन नोट करना है। भले मैं आपको देखने नहीं आ रहा बच्चों, एक अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट वर्क करना है, ठीक है। मेरी मेहनत का तभी मतलब फल मिलेगा जब आप अपना पूरा वर्क रेडी करेंगे। हर बच्चा चैप्टर बाय चैप्टर मेरे साथ वर्क नोट करता रहेगा, और आपको लास्ट में बच्चे जो होंगे ना तो आपको 1 शॉर्ट वीडियो कराएंगे आपको, माने एक क्लास के अंदर पूरा एक चैप्टर फिनिश, एक क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।